नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन दहाड़े। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान मंगलवार को संपन्न हो गया है और इसी बीच जहां भारतीय जनता पार्टी सभी 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा ठोक रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार बीजेपी के कब्जे से कई सीटें छीनने वाले हैं। सामने आ गया है मतदान प्रतिशत, जो बहुत कुछ बयां कर रहा है। आखिर छत्तीसगढ़ का रण कौन जीतेगा, किसके खाते में आएंगी कितनी सीटें? तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बम्पर मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तीसरे चरण में प्रदेश की 7 लोकसभा सीटों पर 71% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह आंकड़ा 2019 की तुलना में ज्यादा है। 2019 में 70.87% मतदान हुआ था और इस बार तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सरगुजा लोकसभा सीट पर 78.78% वोटिंग हुई है और इस बार मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं सभी दल इस वोटिंग प्रतिशत को लेकर अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। आखिर इस बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इससे किस पार्टी को फायदा होने वाला है, किसका नुकसान होने वाला है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का रण चुनाव के लिहाज से, मतदान के लिहाज से अब खत्म हो चुका है। अब सभी को इंतजार सिर्फ और सिर्फ 4 जून का है, जब नतीजे सामने आएंगे। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। प्रवीण साहू जी हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, आपसे मैं शुरुआत करूंगी। छत्तीसगढ़ में ना सिर्फ इस बार पहले, दूसरे, तीसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, बल्कि पिछले 4 चुनावों में हमने देखा है कि 15 सालों में करीब 18% वोट परसेंटेज बढ़ा है, जो अच्छा है लोकतंत्र के लिए। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? देखिए, भारी संख्या में मतदान का होना 2 कारणों से होता है। या तो वो किसी को गिराने के लिए निकलती है जनता, या किसी को उठाने के लिए निकलती है, ये माना जाना चाहिए। अब वर्तमान स्थिति जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में 9 सीट और कांग्रेस के बाद 2 सीटें हैं जी। अब 9 सीटों को साफ करने के लिए जनता निकली है या 2 सीटों को बढ़ाने के लिए जनता निकली है, ये समझना होगा। और इसमें जो वर्तमान परिस्थितियां दिख रही हैं, निश्चित रूप से जो है कांग्रेस कुछ गेन करने की उम्मीद पर है। उसको लगता है कि वो 2 की जगह 4 सीटों पर जो है वो गेन कर सकती है और उसने काफी मेहनत भी की है। अपने अपने तरीके से लोगों ने मेहनत की है, कार्यकर्ता भी लगे हैं, तो कांग्रेस को उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन जो परंपरागत आप रिकॉर्ड देखेंगे 1989 से लेके आज तक के, तो लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें बहुत सारी हैं, जैसे सरगुजा है, रायगढ़ है, बिलासपुर है। इसमें कभी भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काबिज है। कांकेर भी लंबे समय तक काबिज रही है। उसी तरह जो है राजनांदगांव की स्थिति भी वही है। तो ये जो परंपरागत जो प्रभाव उनका जो है वो कितना टूटा है या कितना बना रह गया है, ये सबसे बड़ा आंकलन करना मुश्किल जाता है। लेकिन इस बार लग रहा है कि जनता अगर एक साथ निकली है, 71% वोट हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बदलने के लिए आगे बढ़ी है और कई सीटों पर जो है कांग्रेस का प्रभाव दिखेगा और वोट परसेंटेज बढ़ेगा। जीत की तरफ बढ़ती है नहीं बढ़ती है, ये रिजल्ट के दिन पता लगेगा। लेकिन एक अनुमान अगर लगाया जाए तो 4 सीटों पर कांग्रेस की उम्मीद जो है वो बढ़ी है। अगर आप 4 सीटें कह रहे हैं बाबूलाल शर्मा जी, तो कोरबा, बस्तर क्या बच रही हैं? अगर 4 सीटें कह रहे हैं तो कौन सी वो 4 सीटें होंगी? देखिए, कोरबा और बस्तर पर तो पूरी उम्मीद कांग्रेस को लगी हुई है। हाँ। और कांकेर की सीट पर भी इस बार जो है उनको उम्मीद बनी है, माने वो मान के चल रहे हैं कि हमको मिल सकती है। राजनांदगांव की सीट पर भी उनकी उम्मीद बनी है। चांपा जांजगीर के भी ऊपर उसकी उम्मीद बनी है। 5-6 सीटों पर उनकी उम्मीद बनी है। तो मैं उसीलिए कैलकुलेट करके कह रहा हूँ कि 4 सीट मिल जाने की उनको पूरी उम्मीद है। 6 भले ही न मिले,
लेकिन 4 सीट, बस्तर नहीं मिलेगी तो दूसरी मिल जाएगी, इस तरह से जो है या दूसरी सीट जो उनके पास में है कोरबा नहीं मिलेगी तो दूसरी मिल जाएगी। लेकिन जहां तक सवाल है कोरबा का, जहां जी। आपने कोरबा का नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज्योत्सना महंत के जो पति हैं चरणदास महंत, वो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और सरोज पांडे जो है वहां दुर्ग से जाकर के चुनाव लड़ रही है। बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी की गारंटी के भरोसे से वहां लड़ रही है, फेस नहीं है उनके पास में। फेस दुर्ग का फेस है वो, वहां कोरबा का फेस नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वो प्रभारी महामंत्री रही, वहां रही है, हाँ। वहां महामंत्री रह करके प्रभार उन्होंने देखा है, तो कुछ लोगों को वो अच्छे से जानती होंगी, कार्यकर्ताओं को पहचानती होंगी। लेकिन उसके कारण कितना लगाव लोगों का होगा उनके साथ में, ये समझने की बात है। और चरणदास महंत लगातार उस ठीक। सीट से काम करते हैं, उस एरिया में पॉपुलर हैं, तो उसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो ज्योत्सना महंत जो है वो विजयी हो सकती है, ये अनुमान किया जा रहा है। जी ठीक है सत्यप्रकाश जी, अब कांग्रेस पार्टी का आकलन क्या कह रहा है जब छत्तीसगढ़ में मतदान संपन्न हो चुका है? बाबूलाल शर्मा जी तो अपने आकलन के हिसाब से बता रहे हैं कि 4 सीटें लगभग कांग्रेस को मिल सकती हैं, आप अपना बताइएगा। मनोज जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मतदाताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद भी करता हूं जिन्होंने घरों से निकला और इतना बम्पर मतदान किया। देखिए, आप बात करें अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में देखिए हम 11 की 11 लोकसभा सीट पर, जैसे बाबूलाल शर्मा जी ने बोला, हम मजबूती के साथ लड़े, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ काम किया वहाँ पे, हमारे जो प्रत्याशी उन्होंने मजबूती के साथ काम किया। 11 की 11 सीटों पर हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं, हम अच्छी सीटें लेके आएंगे। देखिए मनोज जी, हम इनके जैसे वो भविष्यवाणी नहीं करते 400 पार, 11 की 11। हम जो जमीनी स्तर पर हमने देखा है, जमीनी स्तर पर जो काम किया है, मैं भी एक कार्यकर्ता के तौर पे मैंने भी काम किया है, जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, तो जो फीडबैक मिलता है कि भाई इस बार हमको हाथ के साथ बदलाव चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गया, 5 साल आपने वादे पूरे नहीं किए, 5 साल और दिया, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर मैं 25 साल की बात कर लूँ तो 15-16 साल इनकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मिला लिया जाए, तो आपको 15-16 साल मिला है, उसके बाद भी आपने क्या किया वो सब जनता देख रही है, झूठ जुमलेबाजी के अलावा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा जनता के बीच में रहा है कि भाई रोजगार की बात, महंगाई की बात, तो जनता ने बदलाव मांगा है, तो वो दिख रहा है कि हम बहुत अच्छी मजबूती से खड़े हैं। जो अभी तक मतदान प्रतिशत बढ़ा है, मैं पिछले 15 सालों का ले लूं या 4 चुनावों का ले लूं, तो उसमें हर बार फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही हुआ है। आपको सिर्फ 2009 में एक, 2014 में एक, 2019 में जरूर 2 सीटें मिली। देखिए मनोज जी, हर बार का चुनाव अलग अलग, जैसे मैंने बोला 5 साल दिया था समय, फिर 5 साल और दिया, आपने वादे फिर भी नहीं पूरे किए। किसान आज भी सड़कों पर, युवा आज भी रोजगार मांग रहा है। महिलाओं की आप बात कर लिए, मणिपुर से लेकर यहाँ तक की बात कर ली, यहाँ पे भी इनके नेताओं के पुत्र ने रेप में नाम आता है। तो हालात क्या है 10-15 साल में भी आपको देने के बाद, तो वही मैं बोल रहा हूँ, इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, हम तो विपक्ष के नाते है ही मजबूती के साथ खड़े हैं। जैसे मैंने बोला 11 की 11 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता और प्रत्याशी हो वो मजबूती के साथ लड़े हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा हो कि हम बहुत आराम से जीते मोदी की गारंटी के नाम पे। और सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ में कहीं भी गारंटी के नाम पे जनता वोट नहीं दे रही है, मोदी गारंटी नाम पे, क्योंकि उन्होंने देख लिया 3 महीने की यहाँ की सरकार को भी देख लिया, महिलाओं को महतारी वंदन पूरा मिला नहीं है, आवास में एक आवास का नहीं मिला, तो किसानों को बोनस का नहीं मिला, तो उन्होंने ये भी देख लिया। इसलिए बोल रहा हूं कि ये चुनाव जो है जनता लड़ रही है, सीधे तौर पर केंद्र सरकार के सामने लड़ रही है, और हम विपक्ष के नाते उनके साथ लड़ रहे हैं। तो ये जनता का चुनाव है इस बार का। इस बार का चुनाव बहुत अलग चुनाव है, और आपको 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले नतीजे आने वाले, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो चाहे पूरे भारत की बात हो, नतीजे बहुत चौंकाने वाले आएंगे। इस बार हाथ के साथ बदलाव दिखेगा। प्रवीण साहू जी, क्योंकि आपकी तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, आज भी जो स्टेटमेंट आया उसमें यही कहा गया कि क्लीन स्वीप हो रहा है, छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप जिस गारंटी का जिक्र करके जनता के बीच में गए हैं, उस गारंटी पर चुनाव वोट पड़ा नहीं है, लोगों ने वोट दिया नहीं है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूँगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शकों और समस्त पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार आपने एक वक्तव्य में बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 15 या 20 साल के अगर हम ट्रेंड को कोट करें कि जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है हमारे पक्ष में, यानी भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है, तो जनता जानती है, जनता पढ़ लिख रही है कि जनता जानती है कि देश के विकास में कोई काम कर रहा है लगातार, तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए बढ़े हुए ट्रेंड के माध्यम से मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार निश्चित रूप से आएगी, देश में 400 पार होगा और प्रदेश की 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे। देखिए, गारंटी की बात कर रहे थे आदरणीय मेरे साथी प्रवक्ता जो है, जिस प्रकार प्रदेश की जनता ने देखा कि मात्र 3 महीने में हमने सारी गारंटियों में लगभग बहुत सारी गारंटियां पूरी कर दी। जिस प्रकार हमने कहा था कि 31 रुपये में धान की खरीदारी होगी
होगी, हो रही है। प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की धान खरीदारी होगी, हो रही है। हमने कहा था कि जैसे सरकार बनेगी हम प्रधानमंत्री के आवास की राशि स्वीकृत करेंगे, हमने करके दिखा दिया। 2 साल का बकाया बोनस दे दिया हमने महिलाओं के खाते में, 70 लाख महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 700 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। 3 माह हो चुके इस बात को। तो मोदी जी की गारंटी तो धरातल पर दिख ही रही है लगातार। तो चाहे वो मैं प्रदेश की बात करूं या देश की बात करूं, प्रत्येक क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है और उसी विकास की गाथा को जनता जो है आगे बढ़ाना चाहती है। इसलिए चाहे वो प्रदेश हो या पूरा भारतवर्ष हो, निश्चित रूप से जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं जी। आप किस मुद्दे पर लड़ा गया है छत्तीसगढ़ में चुनाव? तीनों चरणों के हिसाब से, सारी सीटों के हिसाब से आपको लगता है कि वाकई राष्ट्रीय मुद्दों ने काम किया है, स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया गया। देखिए, सबसे पहले स्थानीय मुद्दे की बात की तो 3 महीने की जो हमारी सत्ता है, जिसको हमने सेवा का अवसर माना और जनता की सेवा की, तो जनता उस आधार पर तो वोट देगी ही देगी। जनता पिछले 5 वर्षों का भी हिसाब किताब दोबारा देगी। नवंबर 2023 के चुनाव में तो दे ही दिया, लोकसभा के चुनाव में भी उसका जो है दोबारा परिणाम मिलेगा। जिस प्रकार राजनांदगांव की सीट की बात करूं तो इस प्रकार भूपेश बघेल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और स्थानीय कार्यकर्ता तक उनका विरोध कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रमाणित होता है कि जब पूर्व सीएम तक के अपने जो जमीन बचा नहीं पाए तो पूरे प्रदेश की मैं क्या बात करूं। देखिए, ये छत्तीसगढ़ जो है प्रभु श्री राम जी का ननिहाल है। यहाँ पर किस प्रकार महिलाओं का अपमान पिछले 5 साल में होता रहा था और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकाल में जिस प्रकार राधिका खेड़िया जी के साथ अपमान हुआ, तो प्रदेश की जनता देख रही है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ना महिला सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना किसानों की बात कर रहे थे कि किसानों को 2 साल का बोनस देंगे। स्थानीय विषय की बात कर रहा हूं, बोनस नहीं दिया, इसलिए तो जनता ने बदलाव किया। वहीं अगर मैं केंद्र की बात करूं तो देखिए 2019 में क्या हुआ था, हमने कहा था कि प्रत्येक किसान के खाते में हम वार्षिक 6,000 देंगे, वही इनका जुमला था कि 72,000 देंगे। देखिए, किसान कितना बहुत अच्छा व्यक्ति है, कितने उनके दूरदृष्टि है कि उन्होंने 72,000 को अस्वीकार करके 6,000 को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानते हैं कि 6,000 की गारंटी है, 72,000 की कोई गारंटी नहीं है। ये लोग दावा कर रहे हैं कि प्रत्येक महिला के खाते में 1 लाख देंगे। आपकी यहां पर सत्ता थी, कौन से महिला के खाते में आपने प्रत्येक माह 500 रुपए दे दिया? आप 500 रुपए नहीं दे पाए और वार्षिक रूप से 1 लाख देने की बात कर रहे हैं, तो जनता जानती है कि केवल खोखले दावे करने वाले कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। वही धरातल पर जो हमने काम किया है, उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित होगी। सत्यप्रकाश जी, काउंटर कीजिएगा, लेकिन आप जो कहते हैं कि आपकी तरफ से जो वादे किए गए और आपकी तरफ से जो मुद्दे उठाए गए, वो 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना मत देकर ये सुनिश्चित कर दिया कि वो बीजेपी के साथ है, मतलब विश्वास बीजेपी के साथ है। लेकिन अब इन 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ है? और दूसरी बहुत प्रैक्टिकल बात कि लोगों को पता है कि ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, ये इससे कोई विधायक या मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और फिर चेहरा नहीं है आपके पास। मनोज, देखिए जी, ये आपने ये सही बात बोला है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। देखिए, यही हम बात कर रहे हैं। ये 2 विचारधारा का चुनाव चल रहा है। एक विचारधारा वो है कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, एक व्यक्ति का महिमा मंडल करना है, एक व्यक्ति को उस पद पे बैठाना है। और दूसरी विचारधारा ये है कि वो सरकार बनानी है जो गरीबों के लिए हो, वो सरकार बनानी है जिसको जो रोजगार युवाओं को दो, वो सरकार बनानी जो महिलाओं का सम्मान रखे, मणिपुर जैसा कांड ना हो जो 70 साल के इतिहास में नहीं हुआ, जो हमारी बहन बेटी जो जंतर मंतर में बैठी वो कभी ना हो, वो सरकार बनानी है जो आदिवासी हक की बात करे, ना कि उनके जमीन हड़प के अपने उद्योगपतियों को दे। तो ये वो सरकार बनी जो जनता की सरकार हो। और जनता ये देख रही है कि 10 साल में हमारी सरकार नहीं रही है, 10 साल में उद्योगपतियों की सरकार रही है। उद्योगपतियों को भला हुआ है, 100वें नंबर से पहले नंबर पर आ जाते हैं और 85% जनता की आय आधी से कम हो जाती है पिछले 10 साल में। तो आप खुद बोलते हैं 85 करोड़ लोग हम फ्री राशन बांट रहे हैं, तो गरीबी बढ़ाते जा रहे हैं आप। तो ये जनता देख रही है कि अब हमारी सरकार बनने जा रही है। हाथ की जो सरकार है वो हमेशा गरीबों की बात की है, वो हमेशा गरीबी उत्थान की बात की है। और एक चीज और बोलूंगा, ये किसान सम्मान की बात करते हैं। अरे किसान सम्मान में अगर था तो आपने बजट में कटौती क्यों की? वही किसान सम्मान निधि का जो बजट 65,000 करोड़ का था उसको 58,000 करोड़ कर दिया, अगर आपको उतने ठीक लग रहा था। और आप मनोज जी, एक चीज और मैं आपको याद दिलाता हूं, ये प्रतिशत की बात करें 2004 का याद कीजिए और 1999 का वोट प्रतिशत का याद कीजिए, जब बढ़ा था और क्या हुआ था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया ब्लाइंडिंग, मालूम क्या क्या था। तो वही मैं बोल रहा हूं कि जितना ये प्रोपेगेंडा बनाते हैं, जितना प्रोपेगेंडा दिखाने की कोशिश करते हैं, जनता समझती है प्रोपेगेंडा है। 10 साल और 15 साल आपको दिया है, मगर 15 साल में बल्कि गरीबी आपने बढ़ा दी है, लोग और फ्री राशन दे, भूखमरी भी 111 नंबर पे खड़े, प्रति व्यक्ति आय में आप पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे खड़े 146 नंबर पे। तो ये दिखता है कि आपने किया क्या है।
रोजगार के नाम पे 7 से बड़ी कंपनियां भारत छोड़ के चली जा चुकी है। तो जनता देख रही है कि हमारी सरकार नहीं, उद्योगपतियों की सरकार है जो 100 में से 1वें नंबर पहुंचा देते हैं और गरीबी में हमारे को 85 करोड़ लोगों को गरीब के नीचे ले आते हैं। तो ये सरकार जो बनाने जा रही है वो गरीबों की सरकार बनाने के लिए खड़े हैं और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के साथ जनता इसलिए खड़ी है क्योंकि इंडिया गठबंधन हमेशा गरीबी की बात की, गरीबों के उत्थान की बात की है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, 2 सवाल। एक तो यही कि जो मैंने सत्यप्रकाश जी के सामने भी काउंटर किया कि जब वोटिंग ट्रेंड बढ़ा है तो बीजेपी के पक्ष में गया है, और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव और जो विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव है, दोनों में अंतर होता है और कोई एक मुद्दा छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर नहीं दिखाई दिया इस बार, जिस तरह से 2019 में देखा गया। उससे पहले 2014 में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा, लेकिन 2024 में ऐसा कोई मुद्दा दिखा। एक वैक्यूम क्रिएट जरूर किया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के चेहरे पर, लेकिन काउंटर में कांग्रेस के पास क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को नकारता हूं कि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं। हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है संवैधानिक स्थिति में। हाँ, चेहरा सामने किया जाता है कि अगर आपने हमको बहुमत दिया तो ये प्रधानमंत्री होंगे, तो उस चेहरे पर चुनाव लड़ दिया जाता है। और निश्चित रूप से मोदी और मोदी की गारंटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा है। और जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, जिस तरीके के चुनाव का ट्रेंड दिखा है, बहुमत जो है आप कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, तो ऐसा भी नहीं है। कहीं पे पक्ष में गया है और कहीं पे विपक्ष में गया है। देखिए, एक मैं उदाहरण आपको देता हूं कि रायपुर में जो है पिछले साल की तरह ही इस बार वोटिंग हुई है, जबकि उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को बृजमोहन अग्रवाल के कारण बहुत अधिक वोटिंग होने की थी ताकि बम्पर वोटों से उसकी विजय हो सके। हाँ। ये उम्मीद रखती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां वोटिंग परसेंटेज कम है, शहरी लोग घर से निकले नहीं। क्या कारण है, क्या नहीं कारण है, कई कारण है उसके। तो इसलिए जो है ये नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे मत जो है बढ़े हुए मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से कुछ जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए ही और लोगों ने वोट किया है, बाहर निकले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 11 की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की उम्मीदें बड़ी हैं। 2 सीट से वो बढ़कर 4 सीट तक पाने की पूरी उम्मीद पे है और उन्होंने उसी आधार पर बड़ी मेहनत भी की है। उनको राजनांदगांव सीट मिलने की पूरी उम्मीद है, कांकेर सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। कांकेर की सीट इसलिए उम्मीद है क्योंकि मात्र 6663 वोट से जो है वीरेश ठाकुर जो अभी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं वो हारे थे, तो निश्चित रूप से उतना वो कवर कर लेंगे ऐसा विचार है। और भूपेश बघेल के कद और उनकी प्रतिष्ठा के कारण जो है नांदगांव भी जीत लेंगे, ऐसी उम्मीद जो है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, वक्त की कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में मतदान का जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब 4 जून का सभी को इंतजार है। 4 जून को सामने आएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी या 2019 से बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस इस बार करेगी। इस पर रहेगी हमारी नजर। लगातार हम विश्लेषण करते रहेंगे अलग अलग सीटों का भी। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ।